अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए, टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमने जैसे ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि m/n/e² टाउ, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है n के ऊपर डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, रेजिस्टेंस का जो केस है कि अगर मैं लेंथ को चेंज कर दूँ, जैसे देखो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ और एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे, तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दो केसेस लूँ, मेरा जो पहला केस होगा वो ये होगा, केस 1, कि मैं इनिशियल रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, इनिशियल रेजिस्टेंस को फिक्स करता हूँ और टेम्परेचर को चेंज करता हूँ ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस आते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये रहा वो कंडक्टर, इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसको मैं R0 लेता हूँ और इनिशियल टेम्परेचर को T0 लेता हूँ। इनिशियल रेजिस्टेंस इसका R0 है और इनिशियल टेम्परेचर T0 है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा गर्म करते हैं, इसको हीट किया, हीट करने पे ये जो इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, अब वो इनिशियल रेजिस्टेंस चलो मान लो कि ये 20 ओम था, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर चलो 20 डिग्री सेल्सियस था। मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस को तो चेंज नहीं किया, उसको तो फिक्स किया। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, चलो टेम्परेचर थोड़ा सा 22 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, तो कितना चेंज आया आप देखिए। जो चेंज आया, जो नया टेम्परेचर होगा वो ये होगा, और जो नया रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, आपने क्या नोटिस कर रहे हो कि इनिशियल रेजिस्टेंस R0 था, इनिशियल टेम्परेचर T0 था, ठीक है, मैंने उसको हीट किया, हीट करने पे हुआ क्या कि जो पुराना रेजिस्टेंस था उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड हो गया, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो पुराना टेम्परेचर था उसमें मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। चेंज तो आपको समझ में आता है ना, चेंज क्या होता है। चलो मान लो कि अगर ये 20 ओम था तो इसके अंदर 2 ओम का एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसके अंदर 2 ओम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अब इसका जो है 2 + 2, ये 2 क्या है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऐड हो गया। जब मैंने इसको चेक किया तो ये 22 ओम्स था, तो डेल्टा आर कितना होगा 2। उसी हिसाब से टेम्परेचर कितना किया होगा, चलो मान लो टेम्परेचर, ये हम लोग रफ आइडिया ले रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कि 20 डिग्री सेल्सियस था, हमने उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो जब 22 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या था मेरा, डेल्टा टी था। ठीक है, इतना चेंजेस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे 2 ओम का गेन हो गया, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर में चेंज किया जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आया। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि मैं इनिशियल रेजिस्टेंस दो कंडक्टर का अलग अलग रखता हूं। इनिशियल रेजिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड बट चेंज इन टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है इतना सा बड़ा, और एक दूसरा रॉड है इतना बड़ा। ठीक है,
इस रॉड का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R1 मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता है। ठीक, इसको मैंने हीट किया, इसको भी हीट किया। इसके अंदर जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज किस केस में होगा कि इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ सकता है, लेकिन इसका लेंथ जो बढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा। अब आप क्या नोटिस करोगे कि रेजिस्टेंस बढ़ा, इसके केस में कम, इसके केस में काफ़ी ज़्यादा। कैसे, ज़रा देखिए। मैं अगर बोलूँ कि इसका रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस शुरुआत वाला वो था 20 ओम, 20 ओम, और जब मैंने इसको हीट किया तो इसमें चेंज आया 20.5 ओम का। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 40 ओम, ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका, इनिशियली ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसको जब मैंने हीट किया तो इसके अंदर चेंजेस आया 40.75 ओम। नोटिस करो, क्या मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस को फिक्स रखा था? जी हाँ। क्या मैंने टेम्परेचर में जो चेंज आया उसको फिक्स रखा था? हाँ। कितना डिग्री? इसको भी मैंने 2 डिग्री सेल्सियस गर्म किया एक्स्ट्रा, इसको भी 2 डिग्री सेल्सियस गर्म किया एक्स्ट्रा। मैंने चेंज सेम रखा, टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है, लेकिन उसमें क्या दिखा रहा है कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया, एक में कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसका मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है एक और चीज़ पर डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर नहीं, ये डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। कि R0 तुमने इनिशियली क्या रखा था, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, इनिशियली तुमने अगर छोटा रेजिस्टेंस लिया तो उसमें छोटा चेंज आएगा, बड़ा रेजिस्टेंस लिया तो उसमें बड़ा चेंज आएगा। तो जो चेंज है वो डिपेंड करता है कि इनिशियली तुमने कौन सा रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो हमको 2 मिल चुके हैं, एक ये है और एक ये है। इसको भी मैं बाजू में लिख देता हूँ R0। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिलता है डेल्टा R इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, डेल्टा R इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, डेल्टा R इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तब एक कांस्टेंट आएगा, कुछ ऐसा लिखेगा, डेल्टा R इज इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा T। ये अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं देखने जाऊँ, ये क्या है? ये है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा T। ये है। ओके, अब एक बात और, इसको थोड़ा बाद में लिखता हूँ मैं। एक बात और कि ये वाला फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, देखो लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं लिखा रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है पता है क्या? जब हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसके एरिया में चेंज आता है, उसके लेंथ में भी चेंज आता है, लेकिन ये जो लेंथ और एरिया में जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, चेंज इन A and L is negligible। अगर नेग्लिजिबल होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि A अपॉन L एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं A अपॉन L मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी A अपॉन L मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू अल्फा नॉट डेल्टा T। तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये है
और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, दो इक्वेशन आए हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को एकदम ध्यान से दिमाग में रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के टाइम पे काफ़ी यूजफुल है। इनको मैं साइड में लिख देता हूँ, नोट करना है आपको, एक बार नोट कर लो। ठीक है, क्या था, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे, नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर, नया टेम्परेचर माइनस पुराना टेम्परेचर। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, सारा चीज करने पे हमको क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। उसी हिसाब से जो दूसरा इक्वेशन था, अल्फा डेल्टा नॉट डेल्टा टी, इसका क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। बन गया। इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, काफ़ी काम आने वाले हैं। अच्छा, हमने जो ये बोला था कि क्यों मेटल अलग तरीके से बिहेव करता है, क्यों मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी घटता है। कंडक्टिविटी घटने का मतलब होता है रजिस्टिविटी बढ़ता है। रजिस्टिविटी क्यों बढ़ता है, रजिस्टिविटी क्यों बढ़ता है ये देखेंगे आप। ठीक है, मेटल के केस में क्या होता है, मेटल, अगर मैं एक मेटल के बारे में बताऊं, उसके अंदर होते हैं काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पे होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आने से क्या होगा, ये जो कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन का रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया। ठीक है, कोलिजन का रेट बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाके इसे टकराया, इनके बीच ये टकरा के आया था, यहाँ से टकरा के आया था, मान लो ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच के जो टकराने के टाइम को हम लोग बोलते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अभी टकराया, अब जब टकराने वाला है अगला, उन दोनों के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, थोड़े टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे टकराने के लिए, ये काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम, अब फटाफट फटाफट टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रिलैक्स होने के लिए टाइम कम मिल रहा है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। और एक बात, इनके पास तो पहले से ही काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की उतनी बातें नहीं बनती है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी कम हो गया, ज़्यादा जनरेट ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को देखो, अगर इसमें ये ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, तो ये तो बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर ये सारे के सारे ड्रॉप हो रहे हैं तो रजिस्टिविटी क्या होगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगा। रजिस्टिविटी बढ़ता है तो हमको पता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अगर रजिस्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो मेटल के केस में क्या होता है, जब मेटल में बहुत ज़्यादा
हीट जनरेट, उनके आसपास अगर हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, और उस हीट की वजह से मेटल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा अलग होता है, ये जरा नोट करो। सेमीकंडक्टर के केस में अलग होता है। उनके केस में देखिए क्या होगा। सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अब वो क्या रहा है जरा देखना ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, कोलिजन्स बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, एन बढ़ेगा, ठीक है, एन बढ़ेगा। और इनके केस में होता क्या पता है, रिलैक्सेशन टाइम इतना नहीं बढ़ता, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते। बढ़ता कौन है, ये सिग्निफिकेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय कोलिजन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ वेरी हाई। ये बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, ये थोड़ा कम ही रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। ये बढ़ गया, रेजिस्टिविटी गिर जाएगा, रेजिस्टिविटी गिर गया, रेजिस्टिविटी गिर गया जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट गया, ठीक है। इसीलिए सेमीकंडक्टर क्या होता है पता है, जब सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा है कि जब उनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो करंट बहता है उसका अमाउंट अब ज़्यादा होता है, मतलब कि अब वो ज़्यादा बह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। ओके, इसमें देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है प्लेटिनम रेजिस्टेंस वाला, और 5 ओम का रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे 5.25 है। उसके बाद थर्मोमीटर को एक हॉट वाटर बाथ में रखा, वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.5 ओम। टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ पूछा है, यहाँ पे हमको 3 क्वांटिटीज दिए हैं। उसमें क्या बोला है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 5, रेजिस्टेंस एट स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज 5.25 ओम्स, और रेजिस्टेंस इन द वाटर बाथ इज 5.5। वाटर बाथ का टेम्परेचर हमको पता करना है, उसमें उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.5 ओम्स, ठीक है, 5.5 ओम्स हो गया। अब हमको यहाँ पे ना वो वाला जो फॉर्मूला था ना हमारा, उसको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। एक चीज़ देखना, हमको यहाँ पे अल्फा नहीं दिया, सबसे पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए मैं इन दोनों का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, तो फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मतलब R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T100 माइनस T0। अब बताओ R100 पे कितना है, 5.25 है, ठीक है, इज इक्वल टू R0 पे कितना है, 5 है, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, ये है 100 माइनस 0, ओके, 5.25। एक काम करते इसको अंदर डाल देते इसमें, 5 प्लस 5 अल्फा इंटू 100, ये आएगा, और यहाँ पे 5.25 अब इस 5 को इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा 0.25, 0.25 वहाँ अल्फा को रख के 5
और 100 यहाँ लेकर आओ, ठीक है। 5 के टेबल 25, 5 टाइम्स में आता है तो 0 पॉइंट क्या आएगा, बोलो। एक काम कर सकते हो, 25 को ऐसे ही रख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 10⁻2 डिवाइड बाई 5, 1 ज़ा 5 ज़ा क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 और ये क्या होगा 0.1235, ये आ गया आपका अल्फ़ा। इतना नोट करो। कर लिया नोट, ठीक है। इसके बाद अल्फा आ चुका है, अब ये टेम्परेचर निकालते हैं। इनिशियल को तो यूज करूंगा ही मैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी इस टेम्परेचर पे 5.5 है, ओके। आर नॉट कितना था, 5 था, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 यही लिखा था, 5 प्लस 5 अल्फा टी, यहाँ 5.5 आएगा। अब 5 में से 5 गया, कितना आएगा 0.5, 0.5 इज इक्वल टू 5 अल्फा टी, 5 तो ये 5 को डिवाइड 0.1 इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। तो टी कितना आएगा 0.1 डिवाइड बाय अल्फा, 0.1 डिवाइड बाय 0.0005। इसको सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर आएगा 1 को यहीं पे रखता हूँ मैं, 1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻1 2 3 4 माइनस 4, कितना आएगा 1/5 कितना आता है 0.2, 10⁻4 ऊपर गया तो 10⁻3 है ना, कितना आएगा 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ का टेम्परेचर है कि नहीं। काफी आसान था, आप भी करो, करो कॉपी करो। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। आर का वैल्यू दिया है, ये रहा, आर नॉट का वैल्यू ये रहा, अल्फा का वैल्यू दिया, टी नॉट का वैल्यू दिया और हमको टी का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 116 इज इक्वल टू 99, 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिख दिए। अब करो क्या, 99 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 99 प्लस 99 इंटू ये 1.7 है ना, इसको 17 बना दो, 10⁻⁻5 हो जाएगा, और टी माइनस 27 यहाँ पे 116 में से 99 को माइनस करो, 99 इंटू 17 इंटू 10⁻⁻5 टी माइनस 27, ठीक है। अब ये कितना होता है 16 और 1 17 हो जाएगा, ये आएगा 17, ये नीचे 17 इंटू 99 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू टी माइनस 27, 17 कैंसिल, 10⁻5 डिवाइड बाई 99 इज इक्वल टू टी माइनस 27। अच्छा, आपको पता है 100/99 होता है 1.01 ऐसे चलते रहता है, 1.0101 ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको
1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10⁵ बन जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल क्या होगा 1 2 3, जम करेगा तो क्या बनेगा 1.01, सॉरी 1010.1 ये बनेगा 1010.1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1010.1 इज इक्वल टू t माइनस 27। 27 को यहाँ लेकर आओ, ठीक, t क्या बनेगा 1010.1 प्लस 27 क्या आएगा 1.7301 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब इतना ज़्यादा गर्म किए तब जाके 99 ओम 116 ओम बना। आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको गर्मी चाहिए, तब जाके 99 ओम्स 116 ओम्स बना। ठीक है, देख लो।